and this almost took my patient's life. Hello everyone, this is Dr. Sehil and I welcome you all in the first episode of my series Doctor की नज़र से, where I tell real stories of patient and how as a doctor we deal with it. So, ये तब की बात है जब मैं PMCH में रेसिडेंसी कर रही थी. मेरी नाइट ड्यूटी थी. लगभग रात के 12 बजे हमारे पास आई टीना. उसके पहले उनके हस्बैंड आए थे. आते आते चिल्लाते हुए बोले कि मैडम बचा लीजिए, बहुत खून बह गया है. जो भी ऑब्स्टेट्रिशियन है गायनेकोलॉजी से रिलेट कर पा रहे होंगे कि जहाँ गायनेक डिपार्टमेंट में, ऑब्स्टेट्रिक डिपार्टमेंट में ऐसा सुनाई देता है बहुत खून बह गया है, सबके दिमाग में अलार्म बज जाता है. जो आधी पौनी नींद में स्टाफ्स होते हैं, सिस्टर्स होती है, नर्सेस होते हैं, वो सब जग जाते हैं. हम लोग जल्दी से पेशेंट के पास गए. वाइटल्स लिया. वाइटल्स पल्स 160 बीट्स पर मिनट, बीपी 70/30, रीन आउट since 3 hours and saturation 80% on room air. जिन्हें इस वाइटल्स का मतलब नहीं पता है, मतलब आपके पेशेंट शॉक में है, वेरी सीरियस, सी कैन डाई एनी टाइम अगर प्रॉपर इंटरफेरेंस तुरंत नहीं किया तो. सो मीनवाइल मेरी फ्रेंड उधर हिस्ट्री ले रही थी पेशेंट का. हिस्ट्री से पता चला कि सी वाज 4.5 months प्रेग्नेंट और उन्होंने ओवर द काउंटर कहीं से ये एबॉर्शन पिल मीफेजिस्ट किट खा लिया था. एंड 2 दिन से उन्हें ब्लीडिंग हो रही थी. वो कहीं पेरिफेरी में गई थी, वहां से केस मैनेज नहीं हुआ तो PMCH रेफर कर दिया. सो हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था. उनकी पहले से 3 सीजेरियन हो रखे थे. सी वाज ग्रेविडा 4 पैरा 3+0, 3 with 3 live issue and 1 cesarean 1 year back. So we had no time. हमने जल्दी से ब्लड अरेंज किया, एनेस्थीसिया टीम को कॉल दी, पेशेंट को OT शिफ्ट किया एंड मीनवाइल वी वर रिससिटेटिंग द पेशेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी थॉट कि हो सकता है ये इनकम्प्लीट अबॉर्शन हो. इनकम्प्लीट अबॉर्शन के केसेस में भी ऐसा ही होता है कि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ DNA करने से पेशेंट मैनेज हो जाते हैं इस वायरस के साथ भी. तो हमने पहले सोचा है वो ट्रायल लेते, बिकॉज वो बहुत जल्दी हो जाता है, लेस टाइम टेकिंग है. अगर उससे मान लो ठीक हो गया तो फिर हमें नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाना पड़ेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राइड टू डू DNA बट नहीं, उससे ब्लीडिंग नहीं रुका. तो फाइनली डिसीजन लेना पड़ा इमरजेंसी लैप्रोटमी की. इमरजेंसी लैप्रोटमी यानी एब्डोमेन पे इंसीजर डाल के आप अंदर देख रहे हो कि क्या दिक्कत है. मतलब आपको पहले से कुछ नहीं पता है कि अंदर क्या हो सकता है, आप खोलकर पेट में ही अंदर में चेक कर रहे हो कि क्या हो, अंदर में क्या हुआ है. सो जल्दी से इमरजेंसी लैप्रोटमी की गई. जो हमारा शक था वही हुआ, यूट्राइन रप्चर. बिकॉज उनकी टिपिकल हिस्ट्री है कि पहले तो उनका प्रीवियस 3 सीजेरियन है, वो भी 1 साल पहले का 1 सीजेरियन है और साथ में उन्होंने अबॉर्शन पिल खा लिया है. तो यूट्राइन रप्चर निकला. यूट्रस नॉन साल्वेजेबल था बहुत, और उनका जो रप्चर भी हुआ था पूरा कंप्लीट रप्चर था. यूट्राइन रप्चर यानी जिन्हें लेमन टर्म में बात करें बच्चेदानी का फट जाना. सो यूट्रस साल्वेजेबल नहीं था तो हम लोग वी हैड टू डू हिस्टेक्टमी. हिस्टेक्टमी मतलब बच्चेदानी को निकाल देना. पेशेंट अभी भी शॉक में थी. फिर लगभग 2:30 तक ये केस चला. Then we shifted the patient to ICU. She was on ventilator support, on vasopressor support, and we did massive blood transfusion also. जिन्हें वैसोप्रेशर सपोर्ट नहीं समझ आता, वैसोप्रेशर होता है कि अब आपकी खुद की बॉडी बीपी मेंटेन नहीं कर पा रही है, तो ऐसे केस में हम बाहर से दवाई देके आपकी बीपी मेंटेन करवाते हैं, ब्लड प्रेशर मेंटेन करवाते हैं, वो वैसोप्रेशर बोलते हैं उसको. एंड सैचुरेशन कम होने की वजह से हम लोगों ने वेंटिलेटर सपोर्ट भी दिया था. तो पेशेंट जब तक वेंटिलेटर से बाहर नहीं हो जाती, जब तक उनका बीपी अपने से वो खुद से मेंटेन नहीं कर लेती, तब तक वो सीरियस ही थी. सो हम लोगों ने मैसिव ट्रांसफ्यूजन किया. फिर लगभग नेक्स्ट डे 9 बजे से थोड़ा थोड़ा उनका वाइटल स्टेबलाइज होने लगा. मतलब कि नॉरेट पे प्रॉपर बीपी 90/60, वैसोप्रेशर सपोर्ट पे 90/60 बीपी मेंटेन होने लगा. यूरिन आउटपुट आने लगे और साथ में सैचुरेशन भी 90+, मतलब 95-96 रह रहे थे. फिर एक ऐसे ही चला. फिर 1 दिन बाद उनका वो खुद से स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग पे आई. फिर से हम लोगों ने वेंटिलेटर सपोर्ट हटाया. फिर 2 दिन बाद उनका वैसो प्रेशर सपोर्ट हटाया. 3 दिन बाद मैं ऐसे हॉस्पिटल पे राउंड लेने गई ICU. तो सी वाज लाइंग सिटिंग ऑन हर बेड विद अ बोल इन हर हैंड, कुछ खा रही थी. एंड आई कांट एक्सप्रेस कितनी ज़्यादा खुशी होती है जब ऐसे हालत में आपके पास पेशेंट्स आती है और फिर वो 2-3 दिन बाद आपके इंटरवेंशन, आपके मैनेजमेंट से वो इस तरह से बैठ के खा रही होती है एंड शी इज़ लुकिंग फाइन. बहुत अच्छा लग रहा था देखकर. एंड मतलब इट्स सो रिवार्डिंग. यही सब रीज़न था जिस वजह से अब मुझे लगता है कि डॉक्टर बनना इज़ वर्थ इट.
तो सब बात करते हैं हम एमटीपी किट की या एबॉर्शन पिल की। ये है मीफेजिस्ट किट, मीफेप्रिस्टोन। इसमें 5 गोलियां होती हैं। ये 5 गोलियां हैं। एक बड़ी गोली होती है, बड़ी गोली जिसे मीफेप्रिस्टोन बोलते हैं, और ये 4 छोटी छोटी गोलियां होती है जिसे मीजोप्रॉस बोलते हैं। इसका काम है, ये मीफेप्रिस्टोन जो है, जो आपका फीटस है, जो आपका बच्चा बच्चेदानी में चिपका हुआ है, उस बच्चेदानी से हटाने की कोशिश करता है। और ये चारों जो है यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कर करके फीटस को जो पोर्शन है, फीटल टिश्यू है, उसको बाहर निकालने का प्रोसेस है। तो जैसे किसी का ऐसा है कि पहला एबॉर्शन है, तो ऐसे केसेस में क्या कि बच्चेदानी उनका पूरी तरह से इंटैक्ट है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ तो ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है और फिर वो एक्सपेल हो जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं अगर वो पहला एबॉर्शन है, दूसरा एबॉर्शन है तो। लेकिन जिनका पहले से सिजेरियन हो रखा है, सिजेरियन होना मतलब क्या होता है, बच्चेदानी पे एक चीरा लगना, तो बच्चेदानी तो आपकी कमजोर हो चुकी है। ऐसे केस में बच्चेदानी पे कमजोर हो गई है और आप ऐसे से कॉन्ट्रैक्ट कराओगे तो क्या होगा, बच्चेदानी एक तरह से फट जाएगी। और वही हुआ इस केस में। इन्होंने ये टैबलेट ले लिया था जिसकी वजह से इनका कॉन्ट्रैक्ट होते होते गिव अवे कर गया और यूट्राइन रप्चर हो गया। तो मेरा ये वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि लोग समझे कि इस तरह से ओवर द काउंटर एबॉर्शन पिल, मीफेजिस्ट किट खाना अच्छी बात नहीं है। ये आपकी जान भी ले सकता है, जो आपने अभी सरीना के केस में देखा कि वो एकदम मरते मरते बची। सब कोई इतने लकी नहीं होते हैं कि वो बच जाते हैं और इस कंडीशन में हॉस्पिटल जाए और फिर वापस अपने घर आ जाए। मेरी हर वुमेन से गुजारिश है कि आप एबॉर्शन पिल जो है बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं खाओ। आप दवाई की दुकान में, इंडिया का तो एक सिस्टम है बहुत गड़बड़ की, बिना प्रिस्क्रिप्शन के केमिस्ट दवाई दे देते हैं। ये सब दवाई कम से कम बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलनी चाहिए। और ये अगर आपका पहले से सिजेरियन हो रखा है, पहले कोई भी ऐसा ऑपरेशन जिससे आपकी बच्चेदानी कमजोर होती है, तब तो ये एबॉर्शन पिल आपकी एकदम जान ले सकता है। इट कैन किल यू। सो आपको इस बात को सीरियसली लेना है। अगर आप खुद से प्यार करते हो, अगर आप फैमिली से प्यार करते हो, तो आप बेटर मेथड्स यूज करो, आप कॉन्ट्रासेप्शन यूज करो। अगर आपको बच्चे नहीं चाहिए तो आप ये एबॉर्शन पिल पे मत जाओ। एबॉर्शन पिल कभी भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। मैंने कुछ अपनी फ्रेंड्स को बोलते देखा है कि अगर वो ऐसे ही कॉन्ट्रासेप्शन यूज नहीं करती, जब ऐसे पीरियड्स मिस होता है वो ये पिल खा लेती है। दिस इज इनसेन। ऐसा नहीं करना होता है। कोई भी दवाई का बहुत साइड इफेक्ट्स होता है, वो फ्यूचर में आपको इनफर्टिलिटी तक करा सकता है। तो इस तरह से यूज नहीं करें। और मेरी सब विमेन से गुजारिश है कि एबॉर्शन पिल, और जो इनके पति हैं, जो इनके पार्टनर हैं, उनसे भी गुजारिश है कि आप ला के खरीद के इन्हें मत दे दो विमेन को। उन्हें बहुत सारी औरतों को समझ में नहीं आता और वो खरीद के ला के दे देते हैं एंड सी जस्ट टेक इट। तो ऐसा आप भी नहीं करें। आपकी एक समझदार डिसीजन से आपकी जान और आपके परिवार की नुकसान दोनों बच सकती है। तो समझदारी से अपने हेल्थ का ख्याल रखें। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर। एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक करना। और कोई भी ऐसी आपके फ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, जो भी हो, उसे शेयर करना। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो टेक केयर, बाय बाय।